हरिधन दादा से मुलाकात। गतांक से आगे अद्विक की आंखों के सामने वो सारे दृश्य लगातार घूमते जा रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं था कि ये सब उसकी कल्पना थी या सच्चाई। पूरा समय वो इसी तरह परेशान होता रहा। सुरजन काका उसके कमरे में आए और अद्विक के बिस्तर पर बैठकर बोले, क्या हुआ अद्विक, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं काका, बस रास्ते की थकान ही हो गई है, अद्विक ने कहा। सुरजन काका बोले, और कोई बात तो नहीं है ना तेरे मन में? अद्विक पहले तो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को निहारता रहा। फिर उसने कहा, काका, क्या मरने से पहले या गायब होने से पहले मिहिका गर्भवती थी? काका एकदम चौंक पड़े और बौखला गए। अरे तू बौरा गया है क्या? क्या कह रहा है तू? ये बहू गर्भवती होगी? इस बात का मुझे कैसे पता होगा? इस बारे में तो तुम दोनों को पता होना चाहिए था, और तो उल्टा मुझसे ही पूछे जा रहा है। और फिर अब इन सब बातों का क्या मतलब? अद्विक ने संभल कर कहा, नहीं नहीं काका, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी उसकी तबीयत खराब हुई हो तो उसने आपसे कोई दवाई ली हो। काका तब उसकी बात सुनकर सामान्य हुए और फिर सोच में पड़ गए। फिर सोच विचार कर उन्होंने कहा, देख, मुझे ऐसे तो कोई लक्षण खुले तौर पर दिखे नहीं थे, पर हां, जब मैं एक दिन मरीजों को देख रहा था और तू खेत गया था, तब मुझे अंदर से उल्टी करने की आवाज आ रही थी। पर मिहिका ने मुझसे तो कोई दवाई नहीं ली। हाँ, दिन में मैंने उसे इस कमरे में आते देखा था। अब छोटी मोटी दवाइयों का तो उसे खुद को भी पता था। हो सकता है उल्टी की दवाई उसने खुद ले ली हो। अद्विक सन्न रह गया। उसने कहा, यह उसके मरने से कितने दिन पहले की बात है? काका दिमाग पर जोर डालते हुए बोले, शायद उसके मरने से 4 दिन पहले की। पर तू क्यों पूछ रहा है? और अब इन सब बातों का क्या मतलब है? अद्विक बोला, नहीं काका, ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया। और फिर अब उसके दिमाग में हथौड़े बज रहे थे। यानी मिहिका सच में गर्भवती थी। उसके सच में एक बच्चा हुआ था और वो वास्तव में इसी घर में आई थी। तब काका ने जो मुझे बात नहीं बताई थी, बरसों पुरानी की, एक गर्भवती महिला आई थी। काकी ने उसे खाना खिलाया और उसके बच्चे को दूध दिया। इसका मतलब मिहिका की सारी बात सच थी। काका की बताई हुई घटना में उस महिला ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था और वो अपने पति को ढूंढ रही थी, और मिहिका ने भी वही बात बताई थी। तो क्या मिहिका भूतकाल में चली गई है? पर ऐसा कैसे संभव है? अद्विक का दिमाग चकराने लगा। कोई अपने समय से पीछे कैसे जा सकता है? पर बात तो दोनों ही सच है, क्योंकि वो महिला जो अपने पति को ढूंढ रही थी, उस समय मैं 10 वर्ष का था, और यह चर्चा मैंने काका से थोड़े ही दिन पहले ही की थी। और मिहिका ने मुझे जो घटना बताई वो भी बिल्कुल यही घटना है। इसका मतलब वो घूंघट लगाए हुए औरत मिहिका ही थी। मिहिका अपने बच्चे को लेकर आई थी और मुझे ढूंढ रही थी, और जब उसने मुझे 10 वर्षीय बच्चे के रूप में देखा तो वो वापस चली गई। यानी वो उस समय काल में पहुंच गई है जब मैं 10 वर्ष का था। यानी आज से 20 साल पहले पहुंच चुकी है वो। हे भगवान, ये कैसे संभव है? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और जो मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा तो काका को भी कैसे विश्वास होगा? अद्विक को चुप देखकर काका बोले, क्या हुआ अद्विक? अद्विक को अभी भी उन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो बोला, कुछ नहीं काका, ऐसे ही दिमाग में कुछ बात आ गई। सुरजन काका बोले, देख, दिमाग से अब पुरानी बातें निकाल दे और उसे भूलने की कोशिश कर। अद्विक ने हूं कर दिया और चुप हो गया। वो ऊपर से तो चुप था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से आंदोलित हो रहा था।
मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि मिहिका भूतकाल में पहुंच गई तो कैसे, और उन दोनों ही बातों में सच्चाई है, काका की बात में भी और मिहिका की बात में भी। इसका मतलब उसने सच में एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा गायब हो गया, जिसकी वजह से वो अर्धविक्षिप्त सी हो गई। अद्विक पसीने पसीने हो गया। हे भगवान, हमारा बच्चा कहां चला गया? अद्विक का मन रो उठा। बेचारी मिहिका कौन सी मुसीबत में फंस गई। अद्विक ने मन ही मन ठान लिया था कि वो एक बार फिर बड़ के पेड़ के नीचे जाएगा और भूतकाल में जाने की कोशिश करेगा, और इस बार वो मिहिका को लेकर ही आएगा। जरूरी तो नहीं कि एक बार तूफान चल गया तो दोबारा भी तूफान आ जाए। इस बार वो मिहिका को वापस लेकर ही आएगा और काका के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ऐसा सोचकर अद्विक दृढ़ संकल्प कर उठा। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि वो चंदन को इस बारे में बताए या नहीं, पर फिर उसे भी यही लग रहा था कि चंदन को उसकी बातों का विश्वास होगा या नहीं। अद्विक ने सोच लिया था कि वो एक बार फिर से उस पेड़ के पास जाएगा और मिहिका को हर हाल में वापस लाएगा, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पेड़ के पास जाने की। आखिरकार उसने 2-3 दिन रुकने का निश्चय किया ताकि उसकी यात्रा की थकान उतर जाए। ये 2 दिन उसने कैसे तड़पते हुए गुजारे थे वो ही जानता था। 2-3 दिन बाद एक बार फिर से वो जंगल की तरफ रवाना हो चुका था। अद्विक अब तेज कदमों से चला जा रहा था। उसके मन में यही प्रश्न उमड़ घुमड़ कर रहा था कि बड़ के पेड़ का वो पर्दा खुलेगा या नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जब वो दूर से खड़ा देख रहा था और वो पेड़ सामान्य ही था। अद्विक सोच रहा था, बस मुझे वो पर्दा खुला हुआ मिल जाए और मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। अद्विक लगातार चलता चला जा रहा था। जंगल का सन्नाटा साएं साएं कर रहा था। वहां सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। आखिरकार जानवरों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब जाकर समझ में आया अद्विक को कि बड़ के पेड़ के पास पक्षी और जानवर क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये रहस्यमय पेड़ है। अगर कोई पक्षी या जानवर यहां आएगा भी तो वो यहां से गायब हो जाएगा। अपनी जान की परवाह सभी को होती है, चाहे पक्षी हो या जानवर, इसीलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई जीव नहीं दिखाई पड़ता। पक्षी और जानवर बेचारे भोले होते हैं ना, इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी जान प्यारी होती है, जबकि इंसान खतरों से खेलने में अपनी समझदारी दिखाता रहता है। और यही अब अद्विक भी करने वाला था। वो तेज कदमों से बड़ के पेड़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और आखिरकार वो उस पेड़ के सामने था। पर अभी यहां सब कुछ सामान्य था। अद्विक हैरान परेशान हो गया। वो सोचने लगा, ना तो यहां उस दिन की तरह कोई पर्दा खुल रहा है और ना मैं गायब हुआ हूं। अब मैं फिर से भूतकाल में कैसे जाऊंगा? वो निराश होकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर बाद ही अद्विक को ऐसा लगा कि उसका सिर चकरा रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है। अद्विक को सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और फिर दिखना बंद हो गया। उसे चक्कर आ गए थे। वो शून्य में चला गया। उसे होश भी नहीं कि वो कितनी देर बाद उठा होगा। बहुत समय बाद जब उठा तो उसे कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था। उसका मन उसे वर्तमान काल में होने का अनुभव करा रहा था, पर उसका दिमाग उसे भूतकाल में होने का अनुभव करा रहा था। दिल और दिमाग में जंग चल रही थी और इस जंग का परिणाम जानने के लिए वो सोच विचार कर गांव की तरफ रवाना हो गया और सोच रहा था कि वो कौन से समय में है, अपने वर्तमान समय में या भूतकाल में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने फिर से गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले वो उस जगह पर गया जहां मिहिका ने अपनी झोपड़ी बना रखी थी। अद्विक सोचने लगा, अभी पता चल जाएगा। अगर मिहिका मिली तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं भूतकाल में पहुंच गया हूं। अद्विक गांव के बाहर बनी उस झोपड़ी की दिशा में रवाना हो गया, पर इस समय अद्विक को कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। जितना उसे पिछली बार गांव बदला बदला लग रहा था, अभी उसे सब कुछ सामान्य ही लगा। उसे संदेह हो रहा था कि इस बार उसने समय यात्रा की भी है कि नहीं।
अपना संदेह मिटाने के लिए वो पहले मिहिका की झोपड़ी की तरफ गया तो उसने देखा कि वहां कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। खोपड़ियों को देखकर अद्विक के होश उड़ गए। उसके मन में विचार चल रहा था, अभी पिछली बार मिहिका से मिला था तब तो यहां ये खोपड़ियां नहीं पड़ी थी। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मरखटिया की झोपड़ी हो। जिस प्रकार उसकी झोपड़ी के पास में खोपड़ियां पड़ी रहती थी और गांव वाले घबराते रहते थे, अद्विक के होश उड़ गए। उसका दिमाग ही काम करना बंद कर रहा था। वो सोचने लगा, इसका मतलब है मैं भूतकाल में नहीं पहुंचा हूं। उसने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो गांव में घूमने लगा। गांव में लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी उसकी नजर सामने से आते एक पति पत्नी के जोड़े पर पड़ी। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अद्विक एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि वे दोनों कौन हैं। उसे ना जाने क्यों वो दोनों जाने पहचाने नजर आए। जब वो जोड़ा पास आया तो अद्विक के होश उड़ गए थे। ये तो वो खुद था और साथ मिहिका थी। दोनों शहर में लगे हुए मेले में जा रहे थे। अद्विक को चक्कर आने लगे। वो घबराकर पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैं खुद मिहिका के साथ कैसे उपस्थित हो सकता हूं। आखिरकार उसकी सोच अतीत के पन्ने पलटने लगी। फिर उसे याद आया कि जब शहर में मेला लगता था तब वो मिहिका को घुमाने ले जाता था। अद्विक के दिमाग पर सन्नाटा छा गया। अपनी आंखों के सामने खुद को ही देखना कोई सामान्य अनुभव नहीं था। उसके होश उड़े हुए थे। वो अद्विक और मिहिका को जाते हुए देखता रहा। जब वे दूर चले गए तब वो सर पकड़कर बैठ गया और सोच विचार करने लगा कि ये हो क्या रहा है। वो कौन से काल में आ गया है। और तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो मिहिका के गायब होने से पहले के समय में आ गया है और उस समय शायद मरघटिया भी जिंदा ही होगी। यानी वो ज्यादा समय पीछे नहीं गया। अद्विक अब गांव में आगे चला गया। तभी उसने देखा कि सुरचन काका घर से निकलकर कहीं दबे पांव जा रहे हैं। अद्विक को उनका इस तरह दबे पांव जाना कुछ ठीक नहीं लगा। उसने उनका पीछा किया तो उसने देखा कि सुरचन काका मरघटिया की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। अद्विक ने सुरजन काका का पीछा किया। वो दबे पांव काका के पीछे चलता रहा और आखिरकार उसका शक सही निकला। सुरजन काका मरघटिया की झोपड़ी की तरफ ही जा रहे थे। वे उसमें प्रवेश कर गए। अद्विक घने पेड़ों की झुरमुट में रुककर वहीं इंतजार करता रहा। काफी देर बाद काका वहां से बाहर निकले। उस समय झोपड़ी में से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। इसका मतलब मरघटिया झोपड़ी में थी। झोपड़ी से निकलकर काका ने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और फिर वो फिर से गांव की तरफ चले गए। अद्विक तेज कदमों से काका का पीछा करने लगा। जब गांव शुरू हो गया तब उसने कहा, सुरचन काका, आप मरघटिया से मिलने क्यों जाते हो? सुरजन काका ने कहा, तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का। ऐसा कहकर काका आगे चल दिए। उस समय अद्विक सुंदर ही हुआ करता था। वो तो मिहिका के विरह में और किले के सन्नाटे में धूप में तपते हुए अद्विक का रूप रंग बदला हुआ था, इसलिए सुरजन काका ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अद्विक के दिमाग में हथौड़े बजने लगे। उसे हिमालय जाने से पहले की वो घटना याद आ गई जब सुरजन काका उसे पुरानी बात बता रहे थे कि उसके जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति ने ही उससे प्रश्न किया था। इसके बाद उसने आगे कदम बढ़ा दिए। जब काका ने उसे जवाब नहीं दिया तो वो गांव में घूमने लगा। सामने को देखा तो हरिधन के दादा हरिधन खड़े हुए थे। वे उसे देखकर भौचक्के के रह गए और उसे गौर से देखकर पहचानने लगे। उन्होंने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से, तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है। हरिधन दादा की बात सुनकर सुरजन काका भी आ गए। वे बोले, कौन है ये? हरिधन दादा बोले, पता नहीं कौन है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि एक अनजान का यहां आने का क्या औचित्य है। सुरजन काका बोले, आपने सच कहा हरिधन जी। और ऐसा कहकर वे अपने रास्ते पर चल दिए।
सुरजन काका के जाते ही हरिधन दादा ने अद्विक को डांटा। अद्विक, तुम क्यों चले आए हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भगवान के लिए वापस लौटने की कोशिश करो। अद्विक ने कहा, दादाजी, आपने मुझे पहचान लिया कि मैं अद्विक हूं, पर सुरजन काका ने मुझे नहीं पहचाना। हरधन दादा ने कहा, हां, मैंने पहचान लिया, पर मैं सुरजन से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वरना वो चिंता करेगा। एक समय पर तो अद्विक वो झेल नहीं पाएगा। पर आपने कैसे पहचाना? वे बोले, कैसे की परवाह मत करो, तुम चले जाओ यहां से। अद्विक जिद पर अड़ गया। भगवान के लिए मुझे बताइए, ये सब क्या है? आप हमेशा कहते थे कि जंगल में बच जाया करो, वहां बड़ के पेड़ में खतरा है। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ जानते जरूर थे। भगवान के लिए मुझे बताइए कि वहां क्या राज है। हरिधन दादा उसे एक तरफ ले गए, पेड़ों के झुरमुट में, जहां कोई उनकी बातें ना सुन सके, और उन्होंने कहा, उस पेड़ का राज तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूं। हो सकता है कि कभी तुम्हें खुद ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम यहां से चले जाओ। कहकर हरिधन दादा अपने घर चले गए। अद्विक एक बार फिर से मुड़ा और बरखटिया की झोपड़ी तक पैदल चलने लगा। अब उसके दिमाग में यही विचार चल रहा था कि मिहिका तो अद्विक के साथ है, इसका मतलब अभी वो गायब नहीं हुई है। हरिधन के दादा भी जिंदा ही हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जब मैं पिछली बार मिहिका से मिला था तो उसने कहा, कौन बरखटिया? ये झोपड़ी तो मैंने ही बनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस समय काल में मिहिका पहुंच गई थी, उसके कुछ समय बाद मरखटिया वहां आ गई हो, उसने मिहिका को मार डाला हो और उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया हो, और वे खोपड़ी मिहिका और उसके बच्चे की ही हो? अद्विक के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो वापस बड़ के पेड़ की तरफ चला गया। अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। जब उसने अपने आप को मिहिका के साथ देखा था तो मिहिका को रोककर बात करने के लिए भी कोई मतलब नहीं था। वो असमंजस की स्थिति में वापस बड़ के पेड़ की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचते पहुंचते फिर से तेज हवाएं चलने लगी और एक बवंडर बनकर तैयार हो गया। उस गोल गोल बवंडर में अद्विक फंस चुका था और गोल गोल घूमे ही जा रहा था। बहुत देर तक गोल घूमने के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और होश खो बैठा और अचानक से ही जमीन पर आ गिरा। उसकी आंख ना जाने कब खुली, उसे पता तक नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी बड़ के नीचे था। वो सोचने लगा शायद वो वर्तमान में वापस आ गया है, पिछली बार की तरह। अब उसके दिमाग में रह रहकर एक ही बात घूम रही थी कि मिहिका उस समय काल में पहुंच गई है जब वो 10 साल का था, यानी वो 20 साल पीछे पहुंच गई है। और अभी जो उसने समय यात्रा की है वो शायद 5-6 साल पहले का ही समय है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि मिहिका अपनी झोपड़ी में आराम से रहती थी और तब मरखटिया आई और उसने मिहिका को मारकर उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। और भी खोपड़ियां भी मिहिका और उसके बच्चे की ही हो। अद्विक के होश उड़े हुए थे। क्रमशः